अंग्रेजों का राज सदियों तक भारत पर छाया रहा। बरसों तक भारत के लोगों ने उनका हुक्म सहा। उनके राज्य में देश का धन लूटा गया, लोगों को कोई हुक्म नहीं मिले और समाज में भारी उथल पुथल मची। लेकिन इस अंधेरे में देशभक्ति के बीज उगने लगे। सब पर एक जैसा जुल्म और अपनी पहचान का एहसास हर तबके के लोगों को एक कर दिया। शुरुआती आंदोलन भले ही बिखरे हुए थे, लेकिन आगे आने वाले बड़े आंदोलनों की नींव रखी। पढ़े लिखे भारतीय जो आजादी और खुद मुख्तारी के पश्चिमी विचारों से वाकिफ थे, इस जागृति में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी आवाज उठाने और ज्यादा आजादी मांगने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे संगठन बनाए। 1905 में बंगाल का बंटवारा, बांटो और राज करो की नीति का एक साफ उदाहरण था। इसने देश भर में गुस्सा भड़काया और देशभक्ति की भावना को और तेज कर दिया। एक नए युग के विरोध की शुरुआत हो चुकी थी। 1914 में पहले विश्व युद्ध का साफ दिख रहा था, जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन की एक नई लहर के लिए जमीन तैयार की। ऐसे माहौल में मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी अपने साथ विरोध का एक अनोखा दर्शन लाए, सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य का बल जुल्म के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का समर्थन करता था। यह इस विश्वास पर आधारित था कि सच्चाई और प्रेम की शक्ति सबसे बड़े अन्याय पर भी विजय पा सकती है। गांधी का संदेश भारतीय जनता के दिलों तक पहुंचा। वे लोगों से इस तरह जुड़े जैसे पहले के नेता नहीं जुड़ पाए थे। उनकी सादगी, अहिंसा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और गरीबों व दबे कुचलों के प्रति गहरी सहानुभूति ने उन्हें एक पूजनीय व्यक्ति बना दिया। गांधी के सत्याग्रह ने आजादी की लड़ाई को एक नैतिक आधार दिया और इसे एक जन आंदोलन में बदल दिया। देशव्यापी आंदोलन का समय आ गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे लोगों की शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चला दी, एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इस हत्याकांड ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत को मजबूत कर दिया। गांधी ने इस क्रूरता से आक्रोशित होकर देशव्यापी असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह सामूहिक सविनय अवज्ञा का एक साहसिक और अभूतपूर्व प्रयोग था। लाखों भारतीयों ने हर वर्ग से गांधी के आह्वान पर ध्यान दिया। उन्होंने ब्रिटिश सामान, संस्थानों और कानूनों का बहिष्कार किया। स्कूल और कॉलेज खाली हो गए, वकीलों ने अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया और सरकारी दफ्तर सूने पड़ गए। इस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। भाग 5, तूफान से पहले की शांति। हालांकि हिंसा की एक घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, लेकिन इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसने जन मोबिलाइजेशन और अहिंसक प्रतिरोध की ताकत दिखाई। आंदोलन ने ब्रिटिश सत्ता की सीमाओं और भारतीय राष्ट्रवाद की बढ़ती ताकत को भी उजागर किया। 1920 के दशक में सापेक्ष शांति का दौर रहा, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। राष्ट्रवादी भावनाएं अंदर ही अंदर उबल रही थीं। गांधी और अन्य प्रमुख हस्तियों के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी आजादी की मांग करता रहा। हालांकि ब्रिटिश सरकार अड़ी रही। एक और टकराव का मंच तैयार हो रहा था, जो आगे की लड़ाई की रूपरेखा तय करता। भाग 6, नमक मार्च, एक निर्णायक क्षण। 1930 में गांधी ने नमक सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नमक मार्च विरोध का एक साधारण सा कार्य पूरे देश की कल्पना को मोह ले गया। गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, गुजरात के एक तटीय गांव तक 240 मील की पदयात्रा पर निकल पड़े।
उनका उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ना। नमक मार्च भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक निर्णायक क्षण बन गया। इसने देश को एकजुट किया और लाखों लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेजों ने क्रूर दमन के साथ जवाब दिया। हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें खुद गांधी भी शामिल थे। हालांकि नमक सत्याग्रह ने लोगों के दिलों को छू लिया था। इसने ब्रिटिश शासन के अन्याय को उजागर किया और देश भर में प्रतिरोध की भावना को प्रज्वलित किया। भाग 7, अलग अलग आवाजें, एक संघर्ष। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक जैसा नहीं था। इसमें कई विचारधाराएं, आकांक्षाएं और सामाजिक समूह शामिल थे। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं और सभी धार्मिक समुदायों के लोग अपने अपने दृष्टिकोण और अनुभवों के साथ इस संघर्ष में शामिल हुए। किसान, जो भारतीय समाज की रीढ़ हैं, जमीन के ज्यादा लगान की नीतियों के खिलाफ अपनी शिकायतों के चलते बड़ी संख्या में भाग लिया। कारखानों में शोषण का सामना कर रहे मजदूर बेहतर काम करने की स्थिति और उचित वेतन की मांग करते हुए संघर्ष में शामिल हुए। पारंपरिक रूप से घर की देखभाल तक सीमित महिलाओं ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेकर, शराब की दुकानों पर धरना देकर और लाठीचार्ज का सामना करके भी उल्लेखनीय साहस दिखाते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 8, आजादी के लिए आखिरी जोर। दूसरा विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारत एक बार फिर युद्ध में शामिल हो गया, लेकिन इस बार आजादी की मांग अपने चरम पर पहुंच गई। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के तत्काल अंत की मांग की। भले ही आंदोलन का क्रूर दमन किया गया, लेकिन इसने भारतीय लोगों के अटूट संकल्प को प्रदर्शित किया। युद्ध से थके हुए अंग्रेज देश और दुनिया के बढ़ते दबाव का सामना करते हुए आखिरकार मान गए। 15 अगस्त 1946 को भारत ने आजादी हासिल की और सदियों से चले आ रहे औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। हालांकि आजादी की कहुशी पर देश के बंटवारे का दर्द छा गया, जिसने देश को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। भाग 9, आजादी की लड़ाई की विरासत। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक लंबी और कठिन यात्रा थी। यह भारतीय लोगों के अदम्य साहस और आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। इस आंदोलन ने भारत की राजनीतिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसके भविष्य को आकार दिया। आजादी की लड़ाई की विरासत आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। यह एकता की शक्ति, अहिंसा के महत्व और न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों की प्रासंगिकता की याद दिलाती है। आजादी की लड़ाई सिर्फ राजनीतिक आजादी के बारे में नहीं थी, यह सभी के लिए एक न्याय संगत और समान समाज बनाने के बारे में थी। यो, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, हसन मिनाज हियर। आज हम हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक महात्मा गांधी की लाइफ और लेगेसी के बारे में बात करेंगे। यह बंदा कोई मामूली इंसान नहीं था। ये एक रेवोल्यूशनरी लीडर था, जिसने बिना एक भी गोली चलाए इंडिया को ब्रिटिश राज से आजाद करवाया। कैसे? एक छोटी सी चीज से, जिसे कहते हैं। गांधी जी का सफर साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ, जहां उन्हें एक इंडियन लॉयर होने के नाते बहुत डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। उन्होंने रेसिज्म और ऑपरेशन की बदसूरती को अपनी आंखों से देखा। इस एक्सपीरियंस ने उनके अंदर एक आग जला दी, जस्टिस और इक्वालिटी के लिए लड़ने का जज्बा पैदा कर दिया। 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए, एक ऐसा देश जो फ्री के लिए तरस रहा था। उन्हें क्या पता था कि वो एक रेवोल्यूशन के लीडर बनने वाले हैं। तो है क्या? ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रूथ फोर्स। गांधी जी का मानना था कि ट्रूथ अन्याय के खिलाफ सबसे पावरफुल हथियार है। का मतलब पैसिव या कमजोर होना नहीं था। इसका मतलब था नॉन वायलेंट तरीकों से ऑपरेशन का एक्टिवली विरोध करना, जैसे बॉयकॉट्स, स्ट्राइक्स और सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी का कहना था कि वायलेंस से और वायलेंस ही पैदा होती है। उनका मानना था कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर चलकर लोग अपने ऑपरेसर्स के जमीर को जगा सकते हैं और लास्टिंग चेंज ला सकते हैं। इंडिया में गांधी जी के पहले एक्सपेरिमेंट्स छोटे थे लेकिन इंपैक्टफुल थे। 1917 में वो चंपारण गए, एक रूरल डिस्ट्रिक्ट जहां इंडिगो फार्मर्स का ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स द्वारा शोषण किया जा रहा था। गांधी जी ने फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया
उन्हें अनफेयर लॉज का पीसफुली विरोध करने के लिए कहा। ब्रिटिश अथॉरिटीज को झुकना पड़ा, ये की एक शुरुआती जीत थी। फिर गांधी जी ने खेड़ा, गुजरात में भी ऐसे ही मूवमेंट्स लीड किए, जहां फार्मर्स टैक्सेस से परेशान थे, और अहमदाबाद में, जहां टेक्सटाइल वर्कर्स बेटर वेजेस की मांग कर रहे थे। इन शुरुआती सक्सेसेस ने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की पावर को प्रूव किया और गांधी जी को लोगों का लीडर बना दिया। 1919 में इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉवलैट एक्ट पास किया, एक ऐसा लॉ जिससे उन्हें किसी को भी जिस पर सेडिशन का शक हो अरेस्ट और डिटेन करने की अनलिमिटेड पावर मिल गई। इंडियंस बहुत गुस्सा हो गए। गांधी जी ने रॉवलैट एक्ट को सिविल लिबर्टीज पर अटैक माना और इसके प्रोटेस्ट में नेशन वाइड का आह्वान किया। लाखों इंडियंस इस मूवमेंट में शामिल हुए, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट किया और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस में हिस्सा लिया। ब्रिटिश ने ब्रूटल रिप्रेशन से जवाब दिया, जिससे सिचुएशन और बिगड़ गई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों इंडियंस की एक पीसफुल गैदरिंग एक हॉरिफिक ट्रेजेडी में बदल गई। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के कमांड में ब्रिटिश ट्रूप्स ने इनक्लोज्ड गार्डन के ओनली एग्जिट को ब्लॉक कर दिया और अनआर्म्ड क्राउड पर फायर ओपन कर दिया। आदमियों, औरतों और बच्चों को मर्सिलेसली गोली मार दी गई। जलियांवाला बाग मैसेकर ने पूरे इंडिया और दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने ब्रिटिश राज की ब्रूटैलिटी को एक्सपोजे किया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए गांधी जी के रिजॉल्व को और मजबूत कर दिया। गांधी जी समझते थे कि एक डिवाइडेड इंडिया फ्री हासिल नहीं कर सकता। वो जानते थे कि हिंदूज और मुस्लिम्स, जिनके बीच कॉन्फ्लिक्ट का हिस्ट्री रहा है, उन्हें अपने कॉमन ऑप्रेसर के खिलाफ यूनाइट होना होगा। 1919 में शुरू हुआ खिलाफत मूवमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी लेकर आया। इंडिया में मुस्लिम्स, ऑटोमन कैलिफ, जिन्हें इस्लाम का स्पिरिचुअल लीडर माना जाता था, के साथ ब्रिटिश के बर्ताव से बहुत नाराज थे। गांधी जी ने इसे डिवाइड को खत्म करने का मौका देखा और अली ब्रदर्स जैसे मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने खिलाफत इश्यू को इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जोड़ दिया और कहा कि दोनों ही ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल्स हैं। 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, एक नेशन वाइड कैंपेन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, जिसका एम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज करना था। हर वर्ग के इंडियंस ने इसमें हिस्सा लिया। स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश स्कूल्स और कॉलेजेस का बॉयकॉट किया। लॉयर्स ने ब्रिटिश कोर्ट्स में अपीयर होने से मना कर दिया। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने रिजाइन कर दिया। लोगों ने ब्रिटिश मेड कपड़े जला दिए और सेल्फ रिलायंस के सिंबल के रूप में होमस्पन को अपनाया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रिलीजन्स और सोशल डिवाइड्स के अक्रॉस इंडियंस को यूनाइट करने की गांधी जी की एबिलिटी का प्रमाण था। गांधी जी के क्रिटिक्स भी थे। कुछ लोगों का कहना था कि यह बहुत स्लो और पैसिव है, कि यह ब्रिटेन जैसे पावरफुल एम्पायर के खिलाफ इफेक्टिव नहीं होगा। कुछ ने गांधी जी की लीडरशिप, उनके मेथड्स और नॉन वायलेंस पर उनके एम्फेसिस पर सवाल उठाए, खासकर ब्रूटल ऑपरेशन के सामने। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर भी डिसएग्रीमेंट्स और फैक्शंस थे। इन चैलेंजेस के बावजूद गांधी जी ट्रूथ और नॉन वायलेंस की पावर पर अपने बिलीफ पर अडिग रहे। 1946 में इंडिया की फ्री में गांधी जी के ने एक पिवटल रोल प्ले किया। नॉन वायलेंस के लिए उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट ने न सिर्फ इंडिया में लाखों लोगों को इंस्पायर किया, बल्कि दुनिया भर के लोगों को भी प्रभावित किया। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सिविल राइट्स मूवमेंट